मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे विद्यार्थियों, मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास की एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चूँकि अब हमें क्लास स्टार्ट करनी होगी, सिलेबस बहुत ज़्यादा है इस हेतु। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की क्लास में हमें क्या देखना है, उसके बारे में देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है। सबसे पहला जो बिंदु है हमारा कि इतिहास क्या है, आज हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे इतिहास को जानने के स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम इतिहास की गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पहले दो टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास क्या है। क्या है इतिहास? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इति धन हास का इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। कैसा हुआ? इसका मतलब है कि भाई जो भी घटनाएं आप इतिहास के अंदर ला रहे हो उसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मनगढ़ंत चीज़ें लिख दो, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। निश्चित रूप से वो घटना घटित हुई है, उसके लिए आपके पास साक्ष्य होने चाहिए। साक्ष्य को ही हम क्या कहेंगे? स्रोत, जिनसे आपको पता चला हो कि इतिहास में ये सारी घटनाएं निश्चित रूप से ऐसे घटित हुई है, वो ही इतिहास की परिभाषा के अनुरूप सिद्ध होगी, तभी जाकर वो इतिहास के अंतर्गत मान्य होगी, ठीक है। तो इतिहास का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। ये तो मोटे तौर पर हमने देखा। एक और अर्थ देखते हैं इतिहास का। इतिहास अर्थात भूतकाल में, भूतकाल मतलब हम समझते हैं जो बीत गया, ठीक है। भूतकाल अर्थात जो बीत गया हो। भूतकाल में बीती पुरानी घटनाओं का, बीती पुरानी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। एक तो वो भूतकाल में बीती हो, है ना, और उनका जो अध्ययन का जो क्रम होगा वो सिलसिलेवार होगा, ठीक है। कैसे सिलसिलेवार होगा? सिलसिलेवार होगा अर्थात हम प्राचीन भारत का इतिहास इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं मध्यकालीन भारत का लूँ तो हमने जैसे देखा बाबर, फिर आएगा कौन? हुमायूं, फिर आए अकबर। तो इनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, तभी इतिहास की कसौटी पर खरा उतरेगा। ऐसा नहीं कि भाई अकबर ने क्या करा, तो अकबर ने शादी करी, है ना, फिर क्या करा, अकबर की मृत्यु हो गई, फिर हम देख रहे हैं कि दीन इलाही बना, धर्म स्टार्ट करा। तो ये क्या है? ये क्रमबद्धता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, ठीक है। हमें पूरा सिलसिलेवार देखना पड़ेगा कि भाई इनका जन्म कब होता है, इनकी शादी कब होती है, इनको राज्य सिंहासन राज्याभिषेक कब होता है, सल्तनत मुगल कालीन बादशाहत कब प्राप्त होती है, कौन कौन से युद्ध होते हैं, इनकी शासन व्यवस्था क्या रही होगी, इनका शासन प्रबंधन क्या रहा होगा, इनके फिर जाकर हम मृत्यु पर जाएंगे, है ना। और मृत्यु करने के बाद में जैसे मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, है ना, क्योंकि मौत से पहले कोई भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जैसे इंसान मरता है तो उसकी अच्छाइयाँ याद आती है। तो फिर एक इतिहास का एक नियम है कि हम उसका क्या करेंगे? आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे, क्या क्या कार्य करें, उनकी बुराइयाँ भी देखेंगे, भाई कि ये नहीं करते तो वो भी काम चल जाता। इस तरह से एक सिलसिलेवार अध्ययन इतिहास की कसौटी पर खरा उतरता है, ठीक है। ये हो गई इतिहास की बातें कि हमने क्या देखा कि इतिहास क्या है, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है।
ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ है। ठीक है, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका सबसे पहले प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द के रूप में मिलता है। ठीक है, इतिहास शब्द के रूप में कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। लेकिन इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है हेरोडोटस ने। ठीक है, हेरोडोटस ये कौन है भाई साहब, तो ये हैं इतिहास के जनक के रूप में माने जाते हैं। कौन होता है इतिहास का जनक, कैसे माने हम इसको, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर्वप्रथम इतिहास शब्द के रूप में इनके द्वारा प्रयोग किया गया है, इसीलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। कहाँ पर यूज़ करा है इन्होंने, तो इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है, द हिस्ट्री, इसी में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखेंगे कि इतिहास को शतपथ ब्राह्मण, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, शतपथ ब्राह्मण, ये सब हम देखेंगे कि ये क्या है, ये भी आपको सिर्फ याद रखना है ना। शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचम वेद कहा गया है या इतिहा वेद कहा गया है। क्लियर, ये सिर्फ मोटा मोटा हिस्ट्री क्या है ये देख रहे हैं। आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम क्लास में पढ़ेंगे और आपको ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ लिख के, हमें सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, आगे आपको ये सारी चीज़ें नोट्स के रूप में मिलेगी, आपको पढ़ने के लिए बाकायदा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जब मन आए, जितना मन आए उतनी बार आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने क्या देखा, अभी इतिहास देखा। क्या क्या देखा कि इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिधनहास अर्थात बीती, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, दूसरी परिभाषा देखी हमने कि बीती पुरानी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का शब्द के रूप में किस कहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो हमने क्या देखा, अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद में शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। साथ ही में इतिहास को पंचम वेद कहाँ कहाँ पर कहा गया है, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हमने देखी। अब देखते हैं कि इतिहास को अगर हमें जानना हो तो उसको जानने के कौन कौन से स्रोत होंगे। ठीक है, मोटा मोटा समझते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। जैसे मुझे पूरा पाषाण काल के, मुझे पाषाण काल के, पूरा पाषाण भी नहीं लेते, मुझे पाषाण काल के बारे में कुछ पता नहीं, आपको भी कुछ पता नहीं। ठीक है, अभी आप भी इरेज कर दीजिए। तो मुझे भाई पाषाण काल के बारे में जानना पड़ेगा, तो कैसे जानूंगी मैं, कोई भी इतिहासकार पहले कैसे उसने जाना होगा, कैसे समझा होगा, है ना। वही जिसके द्वारा हमें उस पर्टिकुलर टाइम या पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। क्लियर, ये हो गई स्रोत की बात। अब स्रोतों को भी कुछ डिवाइडेशन किया गया होगा, है ना, तो हम भी डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे प्रारंभिक रूप से हम जो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, कौन कौन से स्रोत है प्राचीन भारत के, तो दो स्रोत मुख्य रूप से जिन्हें हमें पढ़ना है। और मेरा मानना है कि अगर हम स्रोतों को अच्छा सा पढ़ ले तो लगभग 50% हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, हम चूँकि TET की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, TET की तैयारी करें, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें क्या होगा, जैसे हम गेहूं छानते हैं और उस पर कूसा आ जाता है, तो वही कूसा हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर का पढ़ना है। ज़्यादा डेप्थ में कब जाते हैं हम, जब हमारी चयन परीक्षा होती है। ठीक है, तो थोड़ा फर्क भी हमें मालूम पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सारा कुछ पढ़ लें, जी नहीं। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अभी ऊपर ऊपर का पढ़ना है। इतिहास को जानने के स्रोत देख रहे थे, गलती से इरेज हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। उसके बाद में हम क्या देखेंगे,
पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। फिर इतने से काम चल जाएगा? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएगी। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना होगा, तो हमें पढ़ेंगे हम वैदिक साहित्य, फिर क्या पढ़ेंगे हम, वैदिकोत्तर साहित्य। पुरातात्विक स्रोतों में हम क्या पढ़ेंगे, तो पुरातात्विक स्रोतों में सिंपल सी चीज़ें आ जाएगी, जिसमें क्या आएगा, पाषाण उपकरण आ जाएंगे, पहला। दूसरा क्या आ जाएगा, अभिलेख आएंगे, ये भी पुरातात्विक होते हैं। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे कि साहित्यिक और पुरातात्विक क्या होते हैं ना, फिर जाके थोड़ा आगे समझेंगे हम। फिर तीसरा सिक्के आ जाएंगे, चौथा स्मारक आ जाएगा, पांचवा मृद भांड आ जाएगा, छठा शैल चित्र आ जाएगा, सातवां मोहरे आ जाएगी। शैलचित्र में मृण प्रतिमाएं भी देख लेंगे हम, ठीक है, मृण मूर्तियां भी देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आएगी पुरातात्विक में आएगी। और साहित्यिक स्रोतों में क्या आएगा, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या क्या आ जाएंगे, इसमें श्रुति आ जाएगा, उसके बाद में 4 वेद आ जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, आरण्यक आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा। वैदिकोत्तर यानी वैदिक काल के बाद में जो साहित्य लिखा गया उसे वैदिकोत्तर कहते हैं। इसमें क्या आएगा, स्मृति आएगा, वेदांग आएंगे, पुराण आएगा, महाकाव्य आएगा। महाकाव्य 2 होते हैं, हमें पता है, महाभारत और रामायण। धर्मशास्त्र आ जाएंगे, नीतिशास्त्र आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में फिर आएगा हमारा बौद्ध साहित्य आएगा, ठीक है। बौद्ध साहित्य में क्या आएगा, बौद्ध साहित्य में हीनयान और महायान के अलग अलग आएंगे, जिसमें त्रिपिटक होगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक। पूरा हम जो स्रोत है पूरा मोटा मोटा पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम इतिहास को आगे पढ़ते जाएंगे, एक क्लास में हमारा लगभग मैं स्रोतों को पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगी, क्योंकि हमें बहुत ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देखना है। जैसे वेद होते हैं 4 वेद, हमें इतना नहीं देखना है कि इसमें किस किस के बारे में पूछना है, ये चयन परीक्षा में आएगा। लेकिन हाँ, 4 वेद होते हैं। 4 वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, पुरोहित कौन होता है, बस ये मोटे मोटे तौर पर हमें देखना है। थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। जैसे ऋग्वेद का हम देखेंगे तो ऋग्वेद को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके 10 मंडल में 2-3 मंडल के बारे में देख लेंगे। मंडलों को किसने लिखा है ये देखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो ये सारे स्रोत हम पढ़ेंगे और एक क्लास में हम लगभग कवर अप करने का प्रयास करेंगे। ये आगे सब पूरा लिखा हुआ है जो हमने अभी समझा है, ये आपको PDF में मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, खुद के नोट्स भी बना सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो बात करते हैं कि अभी सारी चीज़ें कैसे मिलेगी आपको, डाउनलोड नोट्स कैसे मिलेंगे, कैसे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर मात्र 1499 में आपको इतिहास विषय का TET का कोर्स मिलेगा, जो आप बहुत इजीली परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और परचेस करना पड़ेगा। ज़रूरी जानकारी के लिए आपको हमारा मेहरा क्लासेस चैनल विजिट करना पड़ेगा। और कोई भी समस्या आपको हो इसके रिगार्डिंग, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। जो भी समस्या हो आपको, किस तरह से आपको परचेस करना है, क्या करना है, जो भी आपकी समस्या हो, तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो जैसे हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, वैसे ही आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है TET को पास करने का। इसके बाद में ही आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये एक अवसर है, इसको जाने मत दीजिए, चूँकि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास बहुत समय है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी यही है, क्योंकि समय है ही नहीं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जल्दी से जल्दी आप परचेस करिए और अपनी तैयारी को नया आकार दीजिए। जय श्री गणेश।